हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम हीट ट्रांसफर सिलेबस में अभी तक 20 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में प्रांटल नंबर और नसेल्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को बताया था और उसके पहले लेक्चर में मैंने रेनॉल्ड नंबर के कॉन्सेप्ट को बताया था, जिन वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं इक्वेशन में से हम आज कुछ इक्वेशन को जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक्सटर्नल कन्वेक्शन फिनोमिना पॉसिबल होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात बोलनी थी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिपीटेशन दोबारा से बता देता हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन के बारे में बताया था। वैसे आप उस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। अब समझते हैं हम फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता कैसे है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लेट या किसी सरफेस या किसी पाइप के अंदर अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस फ्लोइंग फ्लूइड में जो भी हीट ट्रांसफर पॉसिबल होता है, उस फिनोमिना को बोला जाता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा। अब ये दो टाइप से होता है, एक होता है फोर्स, एक होता है फ्री। तो हम यहाँ पर फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। तो फोर्स वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अगर किसी फ्लूइड के फ्लो को डिस्टर्ब किया जाए, डिस्टर्ब करने का मतलब इंक्रीज किया जाए, तब वहां जो फिनोमिना होता है कन्वेक्शन का, उसको बोला जाता है फोर्स कन्वेक्शन। अब आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ एक सॉलिड प्लेट मैंने आपको बनाकर बताई है रेड कलर से, उसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसको मैंने ब्लू कलर से बताया। अभी जब तक हमने यहाँ किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को, फैन, ब्लोअर, पंप, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, स्टिरर मशीन, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को यहाँ अप्लाई नहीं किया है, तब तक अगर यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो उसको बोला जाएगा फ्री कन्वेक्शन। जैसे ही मैंने यहाँ कोई फैन अप्लाई कर दिया और इस फैन के लगने के बाद जो भी हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा इस फ्लो स्पीड की वजह से, तो वहां बोला जाएगा फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। आपको इतना समझ आ गया। अब इस फोर्स हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन में कुछ डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पर जो नसेल्ट नंबर होता है वो फंक्शन होता है रेनॉल्ड नंबर का और प्रांटल नंबर का। आपको इतना पता होना चाहिए कि फोर्स कन्वेक्शन में नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड एंड प्रांटल। ये डायरेक्टली गेट में या बार्क में या बहुत सारे इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और आपको पूछ लेंगे फोर्स कन्वेक्शन में इनमें से कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, रेनॉल्ड नंबर, प्रांटल नंबर, श्मिट नंबर, प्रांटल नंबर, नसेल्ट नंबर, प्रांटल नंबर। तो आपको सही टिक मारना है रेनॉल्ड एंड प्रांटल। फोर्स कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नसेल्ट नंबर के। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। आपको पता चल गया कि हीट ट्रांसफर रेट नसेल्ट नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप गलती नहीं करेंगे आगे, और इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। आप इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ओके, चलिए अब समझते हैं एक्सटर्नल फ्लो कैसे पॉसिबल होता है कन्वेक्शन में, और वहां हमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है।
एक्सटर्नल हीट फ्लो और पैरेलल फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। इन दोनों ही शब्दों को, या ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके यूज से इस फिनोमिना को डिफाइन किया जाता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो एक आउटसाइड फिनोमिना है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में, जो मेरी कन्वेक्शन की सेकंड वीडियो थी एंड हीट ट्रांसफर सिलेबस की लेक्चर की 18 वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि थर्मल बाउंड्री लेयर कैसे फिनोमिना होता है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो एक सॉलिड प्लेट पर कोई फ्लूइड है जो फ्लो करना शुरू हो रहा है और वो एक्सटर्नली किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है। सबसे पहले रीजन को बोला जाता है लेमिनार, टर्बुलेंट लास्ट वाले रीजन को बोला जाता है, और उन दोनों के बीच में जो रीजन होता है उसे बोला जाता है ट्रांजिशन रीजन। इस तरीके से वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल फ्लो हुआ। अब आप इस पहले पॉइंट से कोई डिस्टेंस मान लीजिए x, यहां तक इस सॉलिड प्लेट की टोटल लेंथ है l, मैंने इसको x डिस्टेंस तक ले लिया। अब इस x डिस्टेंस का यूज कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। आपको इस एक्सटर्नल फ्लो में रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करना है। तो उस रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहां पर एक डिस्टेंस होनी चाहिए कि वो जो फ्लूइड है आपको कितनी डिस्टेंस तक कवर कर रहा है, वहां तक आपको रेनॉल्ड नंबर पता हो। तब उस केस में रेनॉल्ड नंबर को जो कैलकुलेट किया जाता है उसे करते हैं रो वी एक्स वाई म्यू। अब ये जो x है इसे ही बोला जाता है डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड ओवर फ्लैट प्लेट। ओके, तो मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि यहां पर जनरली L भी लिया जाता है। अब अगर कोई फ्लूइड है जो पूरी लेंथ कवर कर लेगा तब वहां आप उस x के रिप्लेसमेंट में L यूज कर लीजिएगा। अभी यहां पर मैंने मान लिया कि फ्लूइड तो सिर्फ x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला था v x ओवर न्यू, और न्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जिसे बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपको ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए। अब रेनॉल्ड नंबर जब हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आप कैसे पता करेंगे कि वो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। अब उस केस के लिए आपके पास क्या होता है, एक रेंज होती है जो पहले से साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करके रखी है अपने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हम उन एक्सपेरिमेंट की वैल्यू का यूज करती हैं। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 की वैल्यू से कम आती है एक्सटर्नल फ्लो में, तब उस केस में बोला जाता है उस फ्लो को लेमिनार फ्लो। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 से ज्यादा आती है एक्सटर्नल फ्लो में, तब उस फ्लो को बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। सिंपल सी बात है, एक ही वैल्यू है, कम आएगी तो लेमिनार, ज्यादा आएगी तो टर्बुलेंट। चलते हैं, अब जानते हैं कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें किन एम्पेरिकल इक्वेशन को यूज करना है। हीट ट्रांसफर सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं, कन्वेक्शन हो या रेडिएशन या कंडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे बोला जाता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का कैलकुलेशन। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आप गारंटी लिख लीजिए, आप गेट में 4 से 5 मार्क्स तो हीट ट्रांसफर से हंसते हंसते ले आएंगे। अगर आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है और आपको पता है कि किन किन इक्वेशन को आपको यूज करना है, तो बस आप बिना किसी कंफ्यूजन के उस फॉर्मूले को लगाकर आप अपने आंसर को ले आएंगे। लेकिन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो पढ़ने के लिए बुक्स में अदर सोर्सेस पर हीट ट्रांसफर के रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ
इक्वेशन है, तो आप इसी में खो जाएंगे कि किस इक्वेशन को यूज करें और किसको ना करें। तो मैं आपको सिंपल दो इक्वेशन बताता हूं जो आपको एक्सटर्नल फ्लो में यूज करनी है। आपको सुन के लग रहा होगा कि सिर्फ दो इक्वेशन, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेरी बात फिर से नोट कर लीजिए, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैलकुलेट अगर करना है एक्सटर्नल में, देखिए पूरी बात सुनिएगा, बच्चे अधूरी बात सुन के फिर वो सोचते हैं कि ये गलत है या सही है। अगर आपका फ्लो एक्सटर्नल फ्लो कर रहा है और आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो बस हमको दो इक्वेशन ही यूज करनी है। तो चलिए पहली इक्वेशन हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो की, कि आपके पास लेमिनार फ्लो आपको दिया गया है या आपने रेनॉल्ड नंबर के थ्रू कैलकुलेट कर लिया गया है, और इस लेमिनार फ्लो में आपका जो फ्लो है, फ्लूइड है, वो कुछ एक्स डिस्टेंस कवर कर चुका है सॉलिड प्लेट की। ओके, तब उस केस में नसेल्ट नंबर की जो इक्वेशन होगी उसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, नसेल्ट नंबर एट एक्स, एक्स क्यों? क्योंकि एक लोकल डिस्टेंस कवर करी है फ्लूइड ने, इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर एट एक्स टू द पावर 0.5 मल्टीप्लाई प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। और बस आपको ये वाली एक इक्वेशन याद कर लेनी है। आप इसको अपने नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में, जहां मर्जी है वहां लिख लीजिए, आपको ये याद करनी है। ओके, अब इस इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है वो भी समझ लीजिए, कि आपको ये लगानी कब कब है। जब आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁵ से कम हो जाए और प्रांटल नंबर की वैल्यू 0.6 से ज्यादा आ जाए। ये इसकी दो कंडीशन है। इतना सरल है, एक ही इक्वेशन हुई कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 0.5 और प्रांटल टू नंबर टू द पावर 1/3। अब नसेल्ट नंबर को क्या लिखते हैं? एच एक्स। तो एच एट एक्स लोकल है ये, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक्स बाई के, वहां हम एल लेते थे क्योंकि फुल लेंथ कवर करी थी फॉर्मूले में, इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है? रो वी एक्स वाई म्यू टू द पावर 0.5। प्रांटल नंबर की वैल्यू क्या होती है? सीपी म्यू बाई के टू द पावर 1/3। दोस्तों आप यहां पर है ना, पावर को अच्छे से याद रखना। कईयों बच्चे यहां पर 1/3 को ना लिख के कुछ लोग 0.3 भी लिख लेते हैं, जो कि होती है टोटली गलत, क्योंकि 1/3 का मतलब होता है 3.333333। तो 0.333 ये होता है 0.3, 1/3 का मतलब। अगर आप 0.3 लिखेंगे तो पावर की डेसिमल की वैल्यू की वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि आपको गलत पढ़ाया गया, आपने गलत यूज कर लिया। तो मैंने अगर 1/3 लिखा है और आपको 1/3 लिखना पसंद नहीं आ रहा, तो आप वहां पर 0.3333 अप टू कम से कम 3 डेसिमल तक तो लिख लीजिए। अगर आप एक डेसिमल पे छोड़ देंगे तो 0.30 और 0.33 में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप इसमें 10% का एरर कर देंगे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ आ गई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है छोटी सी बात, क्योंकि ये गलती मैंने ऑब्जर्व करी है बच्चों में, वो 1/3 को ये लिख देते हैं। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए नसेल्ट नंबर NUX को क्या बोलेंगे? द लोकल नसेल्ट नंबर एट अ लोकेशन X। और X क्या है?
जितनी डिस्टेंस फ्लूइड ने कवर करी है सॉलिड प्लेट पे। तो अब इसको बोलते हैं लोकल नसेल्ट नंबर। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज नसेल्ट नंबर। देखिए, जैसे कि NUX डिफाइन था लोकल नसेल्ट नंबर एट अ लोकेशन X, अब हम चाहते हैं कि एवरेज नसेल्ट नंबर को भी कैलकुलेट किया जाए, तो उसकी एक मीन वैल्यू आए, वो सभी तरफ एक यूनिफॉर्म वैल्यू रिप्रेजेंट करे, तब उस केस में उसको बोला जाता है एवरेज नसेल्ट नंबर। और एवरेज नसेल्ट नंबर डबल होता है, मींस 2 टाइम्स होता है नसेल्ट नंबर एट x इक्वल टू L के। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा याद रखना है, और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इसका यूज हो न्यूमेरिकल में, कि आपको एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो वो लोकल वैल्यू के डबल होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तब इसी फिनोमिना पे H, जिसे बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, नसेल्ट नंबर की ही तरह वो भी डबल हो जाएगा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट x इक्वल टू L के। L यहां पर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट। तब उस केस में आप इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, तब आप उस इक्वेशन को लिखा जाएगा नसेल्ट नंबर एवरेज इज इक्वल टू 0.664 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 0.5 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। और आप इस इक्वेशन को याद रख लीजिए, क्योंकि आपको यही वाली कैलकुलेट करनी होगी जब आपको एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करने को बोला जाए। ठीक है, तो अभी तक आपने सिर्फ 2 इक्वेशनों को देखा, और दूसरी तो उसी का डबल है, तो आपने अल्टीमेटली एक ही इक्वेशन को याद किया, जो इक्वेशन है नसेल्ट नंबर इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 0.5 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। एक इक्वेशन हो गई, और इसको डबल कर देंगे तो एवरेज वैल्यू की इक्वेशन आ जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए, अब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लीजिए। कॉन्सेप्ट बल्कि आप केस स्टडी बोल दीजिए, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूं। यहाँ एक छोटी सी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखी गई है किसी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए, फॉर इंक्रीज द बाउंड्री लेयर थिकनेस द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिक्रीजेस। आप इन पॉइंट को पकड़ लीजिए कि अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज होगी तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिक्रीज होगा। अब आप पूछेंगे कैसे होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी पॉइंट को कॉन्सेप्ट वाइज याद रखेंगे तो आपको बाद में रिवीजन और पेपर के दौरान याद रखने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या बोला, बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी बाउंड्री लेयर हमने मानी थी डेल्टा, इसको आपने बढ़ा दिया। चलिए, इसको बढ़ाने के बाद होगा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो इंक्रीज हो गया। और रेजिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो जब बढ़ जाएगा तो जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, हीट ट्रांसफर रेट, तो ये रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब हीट ट्रांसफर रेट कम हो गई तो भैया हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, आपसे इन किसी भी पॉइंट में जब बात की जाए तो इस रिलेशनशिप को आप हमेशा याद रखना कि जब थिकनेस बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट कम होगी, जब हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगी
तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी कम हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, ये मैं आपको बना के बताता हूं। देखिए यहां आप मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड प्लेट है, जल्दी से बना लेते हैं। अब इस सॉलिड प्लेट पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HX किस तरीके से वेरी करेगा। तो देखो पहले टॉप पर था, यानी कि जब थिकनेस इंक्रीज ही नहीं हुई थी तब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। और ये होगा क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वो बढ़ कैसे रही है, वो बढ़ रही है कुछ इस तरीके से। तो यहां देखिए HX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x। तो यहां HX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x है, तब यहां जो x की डिस्टेंस में जाएगा। ओके, अब इस x के बढ़ने से HX कम हुआ, तो यहां क्या होगा, HX इक्वल टू L पर ये वैल्यू सबसे कम होगी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की। देखिए ये मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है कि थिकनेस बढ़ रही है, ये थिकनेस का कर्व है। क्या है कि आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाएंगे, वरना ये है कर्व थिकनेस का और ये है कर्व हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये थिकनेस बढ़ती जा रही है और हीट ट्रांसफर कम होता जा रहा है। इन दोनों के बीच में ये जो वैल्यू आई यहां से यहां तक, इसको बोला जाता है H एवरेज। समझ में आ गया कितना सरल है। थिकनेस बढ़ाओगे हीट ट्रांसफर रेट कम होगा, उसके बीच की वैल्यू H एवरेज होगी, बस इतनी सी थी बात। अब देखते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन, जो कि है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने की। दूसरा केस है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। पहला केस था लेमिनार फ्लो, दूसरा केस है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो आप कब बोलेंगे, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी 5 मल्टीप्लाई 10⁵ से। अब मैं आपको जो इक्वेशन बताने जा रहा हूं एम्पेरिकल इक्वेशन है नसेल्ट नंबर की, ठीक है। आपको वो यूज कब करनी है ये आपको जरूर पता होना चाहिए पहले से। तो कंडीशन टू बी यूज, तो वहां आपका जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो 5 मल्टीप्लाई 10⁵ से ज्यादा तो होगा, लेकिन 10⁷ से कम भी होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि प्रांटल नंबर की वैल्यू 0.6 से ज्यादा या बराबर हो सकती है एंड लेस देन और इक्वल टू 60 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब आपको कुछ नहीं करना, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या लोकल नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू होता है 0.0296 रेनॉल्ड नंबर एट x to the power 0.8 and Prandtl number to the power 1/3। That's it। अब आप बोलेंगे कि आपने इस इक्वेशन को तो देखा ही नहीं है अभी तक। मैं आपको बताता हूं आपने कहां देखी होगी इस इक्वेशन को। आपने इस इक्वेशन को देखा होगा कुछ इस तरीके से कि नसेल्ट नंबर एट x इक्वल टू 0.03 रेनॉल्ड नंबर एट x 0.8 प्रांटल नंबर टू दी पावर 1/3। आपने इस इक्वेशन को जरूर देखा होगा। और ये इक्वेशन कुछ नहीं है, बस इस डेसिमल को यहां पे कन्वर्ट कर दिया, 2 को 3 बना दिया, 9 6 गायब कर दिया, डेसिमल के सिग्निफिकेंट फिगर लगा दिया कॉन्सेप्ट, और इस इक्वेशन को यूज कर लिया। तो आपकी दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। आपको इसको याद रखना है, इसको करिए, 0.0296 को करना है आप इसको करिए, आपकी जो मर्जी आए आप इन दोनों में से चूज कर सकते हैं। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है,
कि एवरेज नसेल्ट नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ नसेल्ट नंबर एट x इक्वल टू l। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर h ऑल्सो। h एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एट x l। ओके, तो ये सिमिलर है किससे? लेमिनार के केस से। तो आपको याद तो नहीं रखना पड़ेगा बार बार, क्योंकि जब एक ही के लिए याद कर लिया तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिक। अगर आपको लोकल कैलकुलेट करना है, आप लोकल बेशक कर लीजिए। अलग अलग इक्वेशन है, 2 इक्वेशन बता दी मैंने आपको, ये दूसरी आपकी इक्वेशन हो गई। कहा था मैंने आपसे इससे 2 इक्वेशन जरूर पड़ेगी। और अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो आप इसको डबल कर दीजिए। कैसा लगा आपको? मैंने आपसे बोला था आपको 2 इक्वेशन याद करनी है, पहली लेमिनार के लिए और दूसरी टर्बुलेंट के लिए। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि इंटरनल फ्लो जब होता है तब कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर 2 इक्वेशन बताई है, उसी तरीके से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी 2 इक्वेशन बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई नेसेसरी कंडीशन भी लिखवा दूंगा। तो आपको सिर्फ इन 4 इक्वेशन को यूज करना है, ओनली ऑन 4। और इन 4 इक्वेशन की हेल्प से आप हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो गेट में पूछा गया था। आप घबराना नहीं, आप चेक कर लेना रिवर्स कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि मैं आपको आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश कर सकूं। आप इतनी मदद तो मेरी कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपन समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, उसके बाद नसेल्ट नंबर जब लोकल लेमिनार के केस में होता है तब इस इक्वेशन को यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.332, रेनॉल्ड नंबर 0.5, प्रांटल की पावर 1/3। मैंने आपको बोला 1/3 संभाल के यूज करना। फिर ये रख के हमने एवरेज वैल्यू निकाली जो कि होती है 2 टाइम्स ऑफ लोकल वैल्यू। तो डबल करके इक्वेशन आ गई, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, 2 से मल्टीप्लाई किया है इसमें। उसके बाद बाउंड्री लेयर बढ़ाओगे, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम होगा। टर्बुलेंट फ्लो में ये 2 कंडीशन है, रेनॉल्ड नंबर की तो पहले से ही पता थी, बस ये और पता होना चाहिए कि 10⁻7 से कम हो रहा, और प्रांटल नंबर 0.6 से ज्यादा, 60 से कम, तब इक्वेशन होती है। या तो यही याद रखिए आप, सिंपल होगा 0.03 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 0.8 प्रांटल की पावर 1/3। सिंपल, इसको रहने दीजिए आप तो नीचे वाली याद कीजिए। यहां पर भी एवरेज वैल्यू डबल होती है। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरी बस एक मदद करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मैं आप जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर, सीनियर और बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वहां तक वो वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इससे अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। आपको ये जितनी काम आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।